हेलो एवरीबॉडी, आप सभी लोगों को नमस्कार। और ये जो हम लोग क्लासेस रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, ये क्लासेस उन बच्चों को ध्यान में रख कर तैयार किया जा रहा है जो बच्चे गांव में हैं, दूर दराज बैठे हैं, पढ़ नहीं पाते या जिनकी तैयारी सही नहीं हो पा रही है। उन बच्चों को ध्यान में रख कर के क्लासेस रिकॉर्ड की जा रही हैं। जो यहाँ पर एक रुद्रपुर जो हमारा क्षेत्र है, जो देवरा डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है, तो हम लोग रुद्रपुर क्षेत्र में, बहुत ही ग्रामीण क्षेत्र में इस क्लास को रिकॉर्ड कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि जो हमारा ये एरिया है पूर्वांचल का, यहाँ के बच्चे जो हैं बेस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन गेन करें, प्राप्त करें। और इसलिए इन क्लासेस को रिकॉर्ड किया जा रहा है ताकि बहुत दूर दराज के बच्चों को भी हम बेहतर क्वालिटी के एजुकेशन तक पहुँचा सकें। जो बच्चे कोचिंग नहीं आ पा रहे हैं, बहुत सारे काम का प्रेशर है या तमाम प्रकार की समस्याएं हैं, संसाधनों का अभाव है, नहीं आ पा रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए इन क्लासेस को रिकॉर्ड किया जा रहा है। और यहाँ पर जो है आपको जीएस की भी क्लासेस मिलेंगी, मैथ्स की भी क्लासेस मिलेंगी, इंग्लिश की भी मिलेंगी, हिंदी भी मिलेगा और रीजनिंग भी मिलेगा। सभी क्लासेस रिकॉर्ड होंगी और आपको टाइम टू टाइम डेली अवेलेबल करा दिया जाएगा। रोज़ शाम को 8 बजे ये एक वीडियो अपलोड कर दी जाएगी और चैप्टर वाइज जो है आपको सभी कोर्सेज़ को यहाँ से कंप्लीट कराया जाएगा। अगर आप लोगों का प्यार मिलता है, सपोर्ट मिलता है, तो निश्चित रूप से हम लोग इनकरेज होंगे और बेहतर करने के लिए हम लोग प्रोत्साहित होंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग का सपोर्ट मिले। एटलीस्ट अपने दोस्तों में, अपने लोगों में इसको बताइए, क्योंकि एक सबसे बड़ी क्रांति है एजुकेशन की। क्रांति जो होती है समाज में, जो बदलाव लाती है, दैट इज़ द बिगेस्ट रिवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन। सो वी कैन चेंज द सोसाइटी जस्ट बिकॉज ऑफ एजुकेशन। हम लोग शिक्षा के माध्यम से ही जो है समाज में काफ़ी कुछ बदलाव कर सकते हैं। तो चलिए प्रोसेस करते हैं, शुरू करते हैं, देखते हैं। देखिए, आज जो पहली क्लास है, हम लोग पहली रिकॉर्ड कर रहे हैं क्लास पॉलिटी की। और पॉलिटी का मतलब होता है बच्चों राज व्यवस्था। राज व्यवस्था क्या है? राज्य को चलाने के लिए जो व्यवस्था की गई है उसी का अध्ययन हम करते हैं राज व्यवस्था में। राज व्यवस्था को समझने के लिए हम लोगों को संविधान समझना बहुत ज़रूरी है। संविधान से ही हमारी राज्य व्यवस्था है। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भारत में सुप्रीम है, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। संविधान से बढ़ा हमारे देश में कोई भी नहीं है। हमारे देश का राष्ट्रपति भी जो है वो संविधान से ही रेगुलेट होता है। हमारे यहाँ कोई तानाशाही नहीं है। हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री, चाहे हमारी संसद हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, राज्य सरकार हो, चाहे ज़िले का प्रशासन हो, जो भी व्यवस्था हमारे यहाँ है, वो सभी व्यवस्था जो है उन सभी सारी व्यवस्थाओं में सबसे महत्वपूर्ण संविधान है। संविधान जो है दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन। और जब हम संविधान को पढ़ते हैं तो संविधान का जो सेक्शन हम लोग को पढ़ना है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, वो ये सारे चैप्टर्स हैं। अगर हमने इन चैप्टर्स को पढ़ लिया तो हम लोग लगभग 100 में से 90 क्वेश्चन करने की स्थिति में आ जाएंगे। क्योंकि अभी तक जो प्रीवियस ईयर पेपर हुआ है, प्रीवियस ईयर पेपर में इन्हीं चैप्टर से लगभग सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और आप 90% तक क्वेश्चन आप इन चैप्टर्स को कंप्लीट करके कवर कर लोगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। गाइस, पढ़ने का जो सबसे अच्छा तरीका है कि आप चैप्टर वाइज सभी चीज़ों को तैयार करो और हर एक चैप्टर पे आप क्वेश्चन लगा सकते हो। क्लास में हम लोग यही करते हैं कि चैप्टर वाइज चीज़ों को समझाते हैं और हर एक चैप्टर पे अप्रॉक्सीमेटली 200-300 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा देते हैं। तो उससे होता क्या है कि बच्चों को उस चैप्टर पे बहुत अच्छी समझ विकसित हो जाती है। आप जो भी बच्चे देख रहे हैं, वो बच्चे वीडियो को पॉज करके आप अपने सिलेबस को लिख सकते हो। और जो हमारा सिलेबस है, वो सिलेबस क्या है? देखिए, सबसे पहला जो चैप्टर है हमारा, वो भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो भारत का संविधान है, वो बना कैसे, बना कब, किसने बनाया, कितने लोगों ने बनाया, कौन थे वो लोग जो संविधान को लिख रहे थे, और संविधान जो है वो लिखने का जो ड्यूरेशन रहा है वो क्या रहा है, उसके स्रोत क्या क्या हैं। भारतीय संविधान को लिखा गया है तो क्या वो एक मौलिक संविधान है या एक ऐसा संविधान है जिसके अन्य स्रोत भी रहे हैं, जिसको अन्य स्रोतों को आधार बना के संविधान को लिखा गया है। तो इन सब बातों को हम लोग इस चैप्टर में समझेंगे, पहले चैप्टर में, कि भारत का संविधान बना कैसे, विकसित कैसे हुआ, उसमें अंग्रेजों की क्या भूमिका रही, अंग्रेजों ने किस तरीके से भारत के संविधान के निर्माण में सहयोग दिया,
या अंग्रेज़ों के टाइम में भारत में क्या क्या कानून बना, इन सब बातों को हम लोग क्लास में समझेंगे। बच्चों, जैसे क्वेश्चन ये है कि संविधान है क्या, हम संविधान किसे कहते हैं। तो अगर हम पहली बात की बात करें तो संविधान का मतलब होता है, जैसे मैं यहाँ सामने लिख रहा हूँ, जैसे कि सम और विधान। इसका मतलब ये है कि सम का मतलब होता है कलेक्शन और विधान, कलेक्शन का मतलब होता है, सम का मतलब होता है कलेक्शन यानी किसी चीज़ को एकत्रित करना, इकट्ठा करना, और विधान का मतलब होता है कानून। जब हम कानून को किसी एक जगह पर एकत्रित करते हैं तो उस स्रोत को, जहाँ पर कानून इकट्ठा है, उस स्रोत को हम संविधान कहते हैं। पुस्तक में हमने अपने देश को चलाने के लिए, एक अगर दूसरे शब्दों में कहें तो जैसे हमारे और आपके परिवार में कुछ नियम कानून हैं, कुछ कायदे हैं जिन नियम कानून कायदों को हम लोग फॉलो करते हैं। जैसे कि अगर हमारे परिवार में नियम है कि बच्चे रात को शाम को 7 बजे से पहले घर में आ जाएंगे, भाई आते हैं, लोग फॉलो करते हैं। जैसे हमारे यहाँ एक रूल है कि भाई जो पापा हैं वो फैमिली में जो इकोनॉमिकल जिम्मेदारी है, जो आर्थिक जिम्मेदारियां हैं, वो पिताजी निभाएंगे, माताजी परिवार को चलाएंगी। तो ये कुछ कानून हैं, जो नियम जिससे हमारा परिवार चलता है। तो उसी तरीके से देश को चलाने के लिए जो नियम कानून आवश्यक थे, देश को चलाने के लिए जो नियम कानून चाहिए, वो नियम कानून हमने जिस किताब में लिखा, उस किताब को हम लोग संविधान कहते हैं। अब संविधान क्या है? तो देश को चलाने के लिए जो नियम कानून हैं वो जिस किताब में लिखे गए हैं, उसको हम लोग संविधान कहते हैं। अब ये संविधान आया कहाँ से? संविधान का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से आया? तो लिखित संविधान जो है, पहली बार इसकी व्यवस्था आप देखेंगे तो यूएसए के संविधान जो है उसको बोलते हैं, लिखित संविधान बोलते हैं। लेकिन जो संविधान नाम का कॉन्सेप्ट है, जो अलिखित संविधान है, वो ब्रिटिश यानी कि ब्रिटेन में जो है पहले ही विकसित हो चुका था। लेकिन लिखित संविधान की जो अवधारणा है वो यूएसए के संविधान में देखा जा सकता है, और वहाँ से लिखित संविधान को शुरू किया गया, यानी कि जो भी कानून है उसको लिखने की परंपरा शुरू की गई। हमारे देश में भी जो है कानून लिखने की परंपरा शुरू की गई। लेकिन हमारे देश का जो संविधान है, वो संविधान बच्चों लिखा कब गया? तो लिखा गया 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन की अवधि में। 9 दिसंबर को 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई और 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया। ये जो संविधान सभा का गठन है ना, ये कैबिनेट मिशन के द्वारा किया गया। कैबिनेट मिशन क्या था, हम इसकी चर्चा करेंगे। कैबिनेट मिशन ने किस तरीके से संविधान सभा को गठित किया, हम इसकी भी चर्चा करेंगे। और संविधान सभा ने किस तरीके से संविधान को लिखा, वो 15 समितियों में बटे थे, तो हर समिति का अपना काम था, हर समिति कुछ अलग अलग काम कर रही थी। वो समितियां कौन सी थी, उनके अध्यक्ष कौन थे, उसमें मेंबर कितने थे, और किस समिति ने किस मुद्दे पर बनाया कानून, किस विषय पर कानून बनाया, हम इसकी भी चर्चा क्लास में करेंगे। लेकिन इन सब बातों को जानने से पहले जो है, सबसे पहले हम लोग को देखना है कि संविधान में उनको पढ़ना क्या क्या है, वो चैप्टर कौन कौन से हैं। आप विश्वास करिए, आप पॉलिटी में बहुत ही बेहतरीन छात्र होंगे यदि आप इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं तो। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपसे बेहतर छात्र होने के लिए अन्य छात्रों को बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। आप क्लासेस देखिए और ऑफलाइन मोड पर जो है हमारी पुस्तक जो है अवेलेबल हैं, जो क्वेश्चंस हैं उनको लेकर के सॉल्व करिए, आप सच में बहुत अच्छी पकड़ बना लेंगे। तो संविधान में पढ़ना क्या क्या है, तो जैसे हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास, तो इसमें हम ये देखेंगे कि जो भारत का संविधान है वो डेवलप कैसे हुआ, बना कैसे, और भारत में कौन कौन से कानून हैं जो संविधान को बनने में सहायता देते हैं। दूसरा चैप्टर है प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या होता है? इसको प्रीएम्बल कहते हैं। प्रीएम्बल, प्रस्तावना प्रीएम्बल है क्या? जैसे आप कोई भी किताब लेते हो तो किसी भी किताब का जो पहला पन्ना होता है, जो किसी भी किताब का पहला पन्ना होता है, उस पहले पन्ने पर आप देखते होंगे लिखा रहता है फॉरवर्ड या लिखा रहता है प्रीफेस। तो जो फॉरवर्ड है, जो प्रीफेस है, वो ये बताता है कि आगे जो आप किताब पढ़ने जा रहे हैं उस किताब में क्या क्या दिया हुआ है, यानी कि आगे आप किस विषय पर किताब पढ़ने जा रहे हैं। तो प्रीएम्बल जो होता है, वो प्रीएम्बल आप कह सकते हैं तो एक बहुत संक्षिप्त रूप है हमारे संविधान को जानने का। हमारी संविधान की आइडियोलॉजी क्या है, हमारा संविधान किस दर्शन पे काम कर रहा है, किस फिलॉसफी पे काम कर रहा है, या हमारा जो संविधान है वो उसकी आइडियोलॉजी क्या है।
आइडियोलॉजी का मतलब ये है कि हम किस तरह के विचारों को अपने संविधान में रखे हैं, हम उन चीज़ों को यहाँ से समझ सकते हैं प्रियम्बल से। प्रियम्बल पढ़ के हम ये समझ पाएंगे कि हमारे देश का संविधान किसके हितों की रक्षा करता है, क्या सभी वर्ग के लिए के हितों की रक्षा करता है, किसी विशेष वर्ग के हितों की रक्षा करता है, क्या जनवादी है, क्या समाजवादी है, क्या पंथ निरपेक्ष है। इन सब बातों को हम लोग समझ पाएंगे अगर हम लोग प्रियम्बल को पढ़ते हैं तो। अब मैंने अभी जितने भी शब्द लिए, इन सब की परिभाषा क्या है, इनके यूजेस क्या हैं, इन सब बातों की चर्चा हम लोग करेंगे क्लास के अंदर। लेकिन अभी जो हमारा तीसरा चैप्टर है भारत एवं उसका संघ राज्य क्षेत्र। इसका मतलब ये है कि जो इंडिया है क्या, भारत किसे कहते हैं, भारत क्या है, भारत बना कैसे है। तो भाई अगर आप एक छोटी सी बात समझो तो जैसे गाँव होता है, गाँव तो गाँव किससे बना होता है भाई, आप इस बात को यहाँ समझो कि एक आदमी होता है, एक आदमी से उसका परिवार बनता है। तो जो एक आदमी से परिवार बनता है वो एक परिवार एक मकान में रहता है, और इसी तरीके से 8, 10, 20, 25 परिवार मिलते हैं तो 20-25 मकानें बनती हैं, और 20-25 मकानों के समुदाय को जैसे में गांव कहते हैं। और कई गांवों को अगर हम एक साथ देखते हैं तो बोलते हैं कि ब्लॉक है। अगर कई ब्लॉकों को हम मिला दें तो कहते हैं एक तहसील है, और कई तहसीलों को अगर हम एक साथ देखें तो कहते हैं एक जिला है, और कई जिलों को अगर हम एक साथ जोड़ के देखते हैं तो हम लोग कहते हैं कि एक राज्य है, और कई राज्यों के समूह को हम एक देश कहते हैं। पॉलिटी की भाषा में राज्य का मतलब भी देश ही होता है। लेकिन हमारे यहाँ जो समझना है हमको वो बात ये है कि जो राज्य हैं, जो भारत में 28 राज्य हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर है आपका, अभी तो ये संघराज क्षेत्र हो गया है, लद्दाख भी संघराज क्षेत्र हो गया है, जैसे कि आपका हिमाचल है, उत्तर प्रदेश है, आप बिहार की बात करो, आप झारखंड की बात करो, MP की बात करो, मध्य प्रदेश की बात करो। तो इस तरीके से 28 राज्यों को जब हम एक साथ देखते हैं ना तो बोलते हैं कि भारत है। तो अभी 28 राज्य और 8 जो संघ राज्य क्षेत्र हैं वो बने कैसे, उनका इतिहास क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है, ये हम लोग समझेंगे इस चैप्टर में। और भारत का निर्माण हुआ कैसे, मतलब इन द सेंस कि भारत के जो राज्य हैं वो कैसे गठित हुए, ये हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में देखेंगे। इसके अलावा जो इसमें हम लोग ये भी समझेंगे कि धर कमेटी क्या थी, या JVP समिति क्या थी, या फजल अली आयोग क्या था, या राज्य पुनर्गठन अधिनियम क्या था, राज्य बने कैसे, उनके बनने की शर्तें क्या थी, या भाषा के आधार पर जो राज्य बना पहला आंध्र प्रदेश, उसके पीछे बैकग्राउंड क्या था, श्री राम मूल पोट्टी के क्या उसमें योगदान थे आंध्र प्रदेश के निर्माण में। इन सब बातों को हम लोग समझेंगे इस चैप्टर में, भारत एवं संघराज क्षेत्र में। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा नागरिकता। अभी नागरिकता क्या है, नागरिकता का मतलब होता है सिटीजनशिप। सिटीजनशिप का मतलब ये है कि अगर आप इस देश के नागरिक हो, अगर आप इस देश में रहते हो, तो क्या कुछ आपके विशेष अधिकार हैं, क्या एडवांटेज है, और जो इस देश का नागरिक नहीं है उसके पास क्या अधिकार नहीं है। तो नागरिकता का मतलब होता है एक प्रमाण पत्र कि आप इस देश के स्थायी निवासी हैं, और ये संविधान आप पर लागू होता है, और आप संविधान से प्रभावित होंगे, और आप संविधान को प्रभावित करेंगे। तो नागरिकता का मतलब है एक आपका प्रमाण पत्र कि आप इस देश के नागरिक हैं, आप इस देश में रहने वाले हैं। अच्छा, उसके बेनिफिट्स हैं बहुत सारे, जैसे कि जो भारत में प्रॉपर्टी आप अगर खरीदते हो तो वो अगर आप नागरिक हैं तभी खरीद पाएंगे। अगर आप भारत में स्थायी निवासी हैं, मकान तभी बना पाएंगे जब आप भारत के नागरिक हैं। अगर आप नागरिक हैं तो आपका आधार कार्ड होगा। अगर आप नागरिक हैं तो आप यहाँ पर मतदान कर सकते हैं, लेकिन कोई विदेशी व्यक्ति जो यहाँ का नागरिक नहीं है वो मतदान नहीं कर सकता। अगर आप नागरिक हैं तो आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। अगर आप नागरिक हैं तो आप विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन कोई विदेशी व्यक्ति ये काम नहीं कर सकता। अगर आप नागरिक हैं तो आप भारत में सिविल सर्विसेज की परीक्षा दे सकते हैं, कोई विदेशी व्यक्ति ये काम नहीं कर सकता, किसी को अथॉरिटी नहीं है। तो नागरिक होने के बहुत सारे एडवांटेज हैं, बहुत सारे लाभ हैं। अब वो क्या लाभ हैं इनकी चर्चा क्लास में होगी। आपकी नागरिकता कैसे मिलती है, कैसे खोती है, इन बातों की चर्चा हम करेंगे नागरिकता चैप्टर में, कि नागरिकता के मिलने किस तरीके से हम नागरिकता को पा सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति जो विदेश का रहने वाला है वो अगर भारत में नागरिक बनना चाहे तो किस तरीके से बन सकता है। कोई भारतीय व्यक्ति है जिसने किसी और देश की नागरिकता ले ली है, या उसने भारत की नागरिकता का त्याग कर दिया है, तो उसकी नागरिकता कैसे जाएगी, पुनः वह कैसे प्राप्त कर सकता है कि नहीं कर सकता है। इन सब बातों की चर्चा बहुत विस्तृत रूप से होगी सिटीजनशिप चैप्टर में। इसके बाद बच्चों जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार क्या है? फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स क्या है? तो मैं, आप या कोई भी व्यक्ति जो भारत में रहता है उसके अपने कुछ अधिकार हैं।
जैसे क्या अधिकार है कि वो भारत में कहीं भी स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकता है, वो भारत में सांस लेने का अधिकारी है, वो जीवन जिएगा, जीवन जीने का अधिकारी है, उसका शरीर फ्री है, वह किसी भी धर्म का आचरण कर सकता है, किसी भी धर्म को मान सकता है। और उसके अलावा जैसे कि आप कह सकते हैं कि उसके साथ जाति के आधार पे कोई भेदभाव नहीं होगा, कानून के समक्ष वो बराबर होगा। ये सारे अधिकार हम लोग को मिले हुए हैं और हम लोग जाने अनजाने इन बातों को महसूस करते हैं कि नहीं करते पता नहीं, लेकिन फंडामेंटल राइट्स में हम इन बातों को जानेंगे। कहने का मतलब ये है हम उन बातों को जानेंगे जो एक व्यक्ति के लिए, जो एक व्यक्ति के जीवन जीने के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके बिना किसी का जीवन संभव नहीं है, और जो अधिकार व्यक्ति को उसके जन्म के साथ ही मिल जाते हैं, उन सब अधिकारों को हम लोग फंडामेंटल राइट की श्रेणी में रखते हैं। और हमारे संविधान में इसके लिए क्या प्रावधान है, इन बातों की चर्चा भी हम क्लास में करेंगे। तो हम लोग समझेंगे कि मौलिक अधिकार क्या है। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर होगा बच्चों, वो होगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। इसका मतलब ये है कि राज्य की क्या जिम्मेदारियां होंगी। राज्य का मतलब है सरकार की। जैसे आप अगर देखिए तो सरकार आपके लिए सड़क बनवाती है, सरकार आपके लिए पुल बनवाती है, डैम बनवाती है, सरकार आपके लिए मेडिकल की व्यवस्था करती है। अभी जैसे एग्जांपल देख लीजिए, कोरोना काल में अगर सरकार ने आपको वैक्सीनेशन का प्रोसेस किया है, वैक्सीनेटेड किया आपको, अगर वैक्सीन लगवाया है, तो सरकार इसके लिए कोई चार्ज नहीं कर रही है आपसे। सरकार ऐसा क्यों कर रही है? सरकार ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि सरकार की वो जिम्मेदारी है। लेकिन अब प्रश्न ये बनता है कि जो जिम्मेदारियां हैं सरकार की, क्या इसको हम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं? क्या ये ऑब्लिगेटरी मतलब बाध्यकारी जिम्मेदारियां सरकार की? नहीं, ये बाध्यकारी नहीं है, ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि सरकार ऐसे काम करेगी। तो इनको हम लोग बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। आर्टिकल 36 से लेकर के और 51 तक जो है वो डीपीएसपी की बात करता है। हम लोग डीपीएसपी को क्लास में समझेंगे कि आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक क्या है, उसमें किन किन बातों की चर्चा की गई है, हम इन चीज़ों को क्लास में समझेंगे बच्चों। इसके बाद जो अगला चैप्टर होगा हमारा, वो होगा संसद। और सॉरी, इसमें एक चैप्टर और मिसिंग हो गया है जो आपको लिखना चाहिए था, मुझे लिखना चाहिए था यहाँ पे। जैसे 7th चैप्टर होना चाहिए था, एक चैप्टर मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटी जो है बच्चों, आप लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिए, फंडामेंटल ड्यूटी, मौलिक कर्तव्य। जो मौलिक कर्तव्य चैप्टर है उसमें ये बताया गया है कि अगर हम इस देश के नागरिक हैं, हम लोग जो इस देश के नागरिक हैं, तो इस देश के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है और हमें हमारी कौन कौन सी जिम्मेदारियां हैं इस देश के प्रति। मौलिक कर्तव्य भी बाध्यकारी नहीं है, मौलिक कर्तव्य ऑब्लिगेटरी नहीं है, मौलिक कर्तव्य को ज़बरदस्ती लागू नहीं किया जा सकता। मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना पर अगर आप उसको फॉलो नहीं करते हो तो आपको दंड नहीं दिया जाएगा, लेकिन निश्चित रूप से अगर आप उसके विरुद्ध कार्य करते हैं तो दंड की कार्रवाई की जाएगी आपको। मौलिक कर्तव्य को हम लोग समझेंगे। मौलिक कर्तव्य जो चैप्टर है वो मूल संविधान में नहीं था, इसको स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे, स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे वर्ष 1976 में जोड़ा गया 72वें संविधान संशोधन के द्वारा। और जो मौलिक कर्तव्य हैं वो प्रारंभ में 10 थे, लेकिन वर्ष 2002 में एक 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तो वर्तमान में जो मौलिक कर्तव्यों की संख्या है वो 11 है। और जब हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो हम डिटेल में समझेंगे कि मौलिक कर्तव्य क्या है और उनसे हमको क्या अधिकार मिलता है और क्या हमारी जिम्मेदारियां इस राष्ट्र के प्रति। मौलिक कर्तव्य के बाद हमारा जो चैप्टर होगा बच्चों वो होगा संसद। संसद इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। संसद को हम लोग पार्लियामेंट कहते हैं। जो हमारी पार्लियामेंट है, संसद है, तो संसद का 3 भाग होता है। एक होता है लोकसभा जिसको हम लोग लोअर हाउस कहते हैं, दूसरा होता है राज्यसभा जिसको हम लोग अपर हाउस कहते हैं, और तीसरा है राष्ट्रपति जिसको हम लोग प्रेसिडेंट कहते हैं। इन तीनों को मिला के हमारी संसद का निर्माण होता है। लेकिन अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि संसद के कितने सदन हैं, तो संसद के 2 सदन होते हैं। पहला होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। आप मेरी बात को बहुत विशेष ध्यान सुनिएगा कि संसद के 3 भाग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लेकिन संसद के 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा होता है, दूसरा राज्यसभा होता है। तो इसको हम लोग बहुत विस्तृत चर्चा करेंगे। लोकसभा और राज्यसभा जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। प्रेसिडेंट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि लगभग कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिनमें इन चैप्टर से क्वेश्चन ना आता हो। आप कह सकते हो कि पॉलिटी का ये चैप्टर बैकबोन है, आप कह सकते हो कि आधार है चैप्टर, क्योंकि लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे क्वेश्चन आना ही आना एग्जाम में। तो इन चैप्टर को हम लोग बहुत ध्यान से पढ़ेंगे।
ये जो जितने चैप्टर हैं इनको ध्यान से पढ़ते हुए इन पर क्वेश्चन लगाना ये हमारी जिम्मेदारी है। और ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा हम क्वेश्चंस को लगाएंगे, जितना ज़्यादा हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उतना ज़्यादा हमारी पॉसिबिलिटी होगी सिलेक्शन की। सिलेक्शन का जो प्रोसेस है बच्चों, उसमें केवल पढ़ना ही महत्वपूर्ण नहीं है, पढ़ना तो महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके अलावा जो अन्य चीज़ें महत्वपूर्ण हैं वो हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का अभ्यास करना। जितना ज़्यादा आप प्रश्नों का अभ्यास करोगे उतना ज़्यादा आपको कहने का मतलब है आप उससे एक्सपीरियंस्ड होंगे, आप उससे अनुभवशील होंगे कि किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में आते हैं। तो पढ़ना प्लस क्वेश्चन लगाना दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर संसद के बाद हम देखें तो जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है वो है न्यायपालिका। न्यायपालिका जो है एक अति महत्वपूर्ण चैप्टर है। न्यायपालिका को हम लोग संविधान का रक्षक कहते हैं, यानी कि जो हमारा संविधान का गार्जियन है। संविधान में अगर किसी भी प्रकार का अगर उसको डिफाइन करने की आवश्यकता पड़ती है, संविधान को कहीं भी अगर परिभाषित करने की आवश्यकता पड़ती है, तो वो परिभाषित करने की जिम्मेदारी हमारी न्यायपालिका की है। न्यायपालिका उसको समझेगी और संविधान में कोई ऐसा संशोधन जो उसके मूल भाव को बदल दे, संविधान की फिलॉसफी को बदल दे, उसको चेक करने की अथॉरिटी भी न्यायपालिका के पास है। न्यायपालिका में मुख्य रूप से हम लोग सुप्रीम कोर्ट को पढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है और पूरे भारत का और संघ राज्य क्षेत्रों का ये एक न्यायालय है। इसमें भारतीय राज्य क्षेत्र के किसी भी मामले की सुनवाई हो सकती है। अगर एक लिमिटेशन है कि अगर आर्थिक रूप से देखा जाए तो 20,000 रुपये से कम के वैल्यू के मूल्य के जो मुकदमे हैं वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं सुने जा सकते या उनके लिए हम याचिका दायर नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट के बाद हम हाई कोर्ट पढ़ेंगे। हाई कोर्ट किस तरीके से डिफर करता है, कैसे अलग है सुप्रीम कोर्ट से। हाई कोर्ट जो है भारत में कितने राज्यों में है, ये एक राज्य स्तरीय न्यायालय है और राज्य के सही मामलों को देखता है। और जबकि एक जिला न्यायालय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है, हम लोग इसको भी समझेंगे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या है। ये जो जिला न्यायालय होता है वो डिस्ट्रिक्ट मामलों पर जो है अपनी देखरेख करता है, डिस्ट्रिक्ट स्तर पे, जिला स्तर पे समस्याओं को देखता है ये। इसके बाद बच्चों जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है राज्य की विधानसभा। अब राज्य की विधानसभा के 2 सेक्शन हो सकते हैं। जैसे पहला सेक्शन है ये राज्य की विधानसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो राज्य की विधानसभा, दूसरा विधान परिषद। सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है, लेकिन सभी राज्यों में विधानसभाएं हैं। 28 राज्यों के अलावा जो 2 संघ राज्य क्षेत्र हैं, पुडुचेरी और दिल्ली, उनकी भी अपनी विधानसभा है। तो भारत में कुल 30 विधानसभाएं हैं जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद अगला चैप्टर होगा हमारा उपराष्ट्रपति होगा, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, लेकिन इसको भी समझना जरूरी है, इससे क्वेश्चन बनता है। ये सिर्फ एक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और वो ये है कि जो हमारा उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, पदेन अध्यक्ष होता है। इसके हम लोग बातचीत करेंगे क्लास के अंदर। महान्यायवादी पढ़ेंगे हम लोग। ये भारत का पहला विधि अधिकारी है। महान्यायवादी कौन होता है, कौन बनता है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, तो कैसे करता है, क्या राष्ट्रपति अपने विवेक से किसी की नियुक्ति कर सकता है या संसद की सलाह पर करता है, महान्यायवादी को उसके पद से हटाया कैसे जाएगा, इसके लिए सिंपल मेजोरिटी चाहिए कि स्पेशल मेजोरिटी चाहिए कि राष्ट्रपति अपनी स्वविवेक से हटा सकता है। इन सब बातों की चर्चा हम लोग क्लास के अंदर करेंगे कि ये महान्यायवादी क्या है, इसके प्रावधान क्या है, इसके अथॉरिटी क्या है, इसके अधिकार क्या है और ये किस प्रकार के कार्यों को करता है। इन सब बातों को समझेंगे हम लोग। इसके बाद जो अगला चैप्टर होगा वो महालेखा नियंत्रक परीक्षक, जिसको कैग बोलते हैं। कैग का जो मुख्य कार्य है बच्चों, जो भी भारत सरकार के खर्चे हैं उनकी ऑडिटिंग करना, यानी कि जितना भी खर्चा हम लोग करते हैं, जो भारत सरकार के द्वारा जो खर्चे हो रहे हैं, जो भी भारत सरकार के फंड से, जो 2 फंड होते हैं हमारे, जैसे जो पहला फंड होता है संचित निधि और आकस्मिक निधि। तो संचित निधि से पैसा जो विनियोजन विधेयक के द्वारा पारित हो रहा है, जो भी खर्चा सरकार कर रही है उसकी ऑडिटिंग करना, और ये ऑडिटिंग करके अपनी रिपोर्ट को जो है राष्ट्रपति को सौंपता है और राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को एक संसद की समिति है, स्थायी समिति है लोक लेखा समिति, उसको अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति सौंपता है। जो लोक लेखा समिति है उसका अध्यक्ष हमेशा विपक्ष कोई नेता होगा। तो ऐसी स्थिति में सरकार करप्शन करने से बचती है। बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, बहुत महत्वपूर्ण पद है भारत के लिए, इसको समझेंगे हम लोग। इसके बाद होगा वित्त आयोग। वित्त आयोग और अन्य महत्वपूर्ण आयोग। वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन है, जो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो टैक्स का बंटवारा है
कि उसके बारे में ये बात करता है, या जो भी सहयोग केंद्र सरकार राज्य सरकार को देती है उसकी राशि का निर्धारण करने में यह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और वित्त आयोग जो है कभी कभी विशेष मामलों पर सरकार को वित्तीय सलाह भी देता है, फाइनेंशियल अपनी जो रिकमेंडेशंस है वो भी देता है, सरकार इनसे बातचीत कर सकती है। इलेक्शन कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इलेक्शन कमीशन का मतलब निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग जो है वो उसको हम समझेंगे, ये जो निर्वाचन आयोग है ये इलेक्शन कराता है भारत में, और इलेक्शन से संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद को हल करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इलेक्शन कमीशन। जो इलेक्शन कमीशन है ये, इसमें अगर हम देखें तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इलेक्शन कमीशन। और इलेक्शन कमीशन किसके चुनाव कराता है, तो जैसे भारत में राष्ट्रपति का चुनाव हो गया, लोकसभा का चुनाव हो गया, राज्यसभा का चुनाव हो गया, या जो राज्य की विधानसभाएं होती हैं उनके चुनाव को ये संपन्न कराता है। सभी चुनावों से संबंधित विवाद को ये खुद ही हल करता है, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में यदि कोई विवाद होता है बच्चों, तो उस विवाद को केवल सुप्रीम कोर्ट देख सकता है। तो केवल राष्ट्रपति के इलेक्शन के विवाद पर यह मौन रहता है, बाकी अन्य सभी चुनाव को ये स्वयं देखता है, डील कराता है, और यही सबसे बड़ा निकाय है जो इलेक्शन कंडक्ट करता है भारत के अंदर। ये एक अर्ध न्यायिक संस्था है, आप कह सकते हो ऐसे। ग्राम पंचायत है, ये अति महत्वपूर्ण सेक्शन है। ग्राम पंचायत को समझेंगे हम लोग कैसे काम करती है। फिर संविधान की महत्वपूर्ण अनुसूचियाँ, जो भारत की महत्वपूर्ण 12 अनुसूचियाँ हैं, उन 12 अनुसूचियों को हम समझेंगे कि उन अनुसूचियों में किन किन बातों की चर्चा की गई है। इसके बाद महत्वपूर्ण अनुच्छेद, और फिर लास्ट में चैप्टर है महत्वपूर्ण संशोधन। तो ये हमारा सिलेबस है जो हमको पॉलिटी में पढ़ना है, और इसी सिलेबस को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को जो है अपनी रिकॉर्डिंग का आगे कंटिन्यू करना है। तो मैं आप लोगों को आज सिलेबस ही बता रहा हूँ। वीडियो में आपको मेरी पहली क्लास मिलेगी जिसमें हम लोग इस बात की चर्चा करेंगे कि भारत के संविधान का ऐतिहासिक विकास कैसे हुआ, भारत का संविधान बना कैसे। इन बातों पर हमारी आपसे चर्चा होगी। तब तक के लिए दोस्तों बाय, टेक केयर, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कल मिलेंगे। रोज़ शाम को 8 बजे आपको एक वीडियो आती रहेगी, रोज़ अपडेटेड रहेंगे हम लोग। ओके, थैंक यू सो मच।